नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज की खास पेशकश शिखर सम्मेलन दिल्ली में आपका स्वागत है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गूंज है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। देश का दिल दिल्ली पर। कौन करेगा राज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सबके जहन में, सबकी जुबान पर अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। और आज हमारे साथ इस मंच पर एक बेहद खास मेहमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार। ये वीआईपी सीट हो चुकी है। यहां से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी की तरफ से परवेश वर्मा भी हैं। तो संदीप, ये चुनावी समर में आप कूदे बीच में, तो आप थोड़े सूरमा भोपाली हो गए थे, भोपाल में घूम रहे थे, एनजीओ चला रहे थे, अब यहां पर आ गए, चुनाव भी लड़ने लगे। नहीं, क्योंकि मैं कभी भी जो 10 साल जब सांसद थे उसको छोड़ के जैसे कहते हैं ना, प्योरली 24/7 पॉलिटिशियन नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे कुछ व्यावसायिक इंटरेस्ट है। मैं पढ़ाता भी हूं और उसके साथ साथ एक संस्था है मध्य प्रदेश में, उसमें हम लोग कृषि में और चीज में काम करते हैं, तो उसमें काम करता रहता हूं। इसलिए 15-20 दिन कभी दिल्ली से बाहर रहता हूं, कभी यहां रहता हूं, तो आना जाना रहता है। ऐसा नहीं है कोई कि बिल्कुल दिल्ली से टूटे रहे या राजनीति से। लिखी गई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं? नहीं, मैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं हूं, बट अपना भी तो काम करना चाहिए ना। मतलब कोई मेरा व्यवसाय तो है नहीं पॉलिटिक्स, ना ये पेट भरता है। पर व्यवसाय तो सबने तो व्यवसाय बना रखा है। आजकल तो राजनीति का मतलब ही 24 घंटे राजनीति, वो और कोई काम करते नहीं है। ये बात अलग है कि उनकी संपत्ति चल में इजाफा बहुत हो जाता है, पता नहीं कौन सा जादूगरी करते हैं। वो हर आदमी का अपना निर्णय, वो आदमी क्या करना चाहे, क्या नहीं करना चाहे, क्या उनका बिजनेस है, क्या काम है, वो हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत चॉइस है। कुछ लोगों को जहां काम करते हैं वहीं राजनीति भी करते हैं। मेरा बाहर रहा, इसलिए आना जाना रहता है। तो और इसलिए ये निवासी आप पर भरोसा कैसे करेंगे? पता लगा कि उनको लगे कि भाई संदीप तो चल दिए, झोला उठाकर चल पड़े भोपाल की तरफ। देखिए, भरोसा ये होता है कि जब 10 साल में सांसद था तो क्या उपस्थिति कम थी? क्या वो पूर्वी दिल्ली में अपेक्षा से कम काम हुआ? क्या जब लोगों को सांसद की जरूरत पड़ी तो दिखा कि सांसद है कि नहीं? वो बात होती। दूसरा, क्या मैं दिल्ली के मुद्दों को समझता हूं कि नहीं? क्या मेरे हिसाब से कम जिन चीजों को मैं रेखांकित करता हूं कि जिन पे दिल्ली के चुनाव लड़े जाने चाहिए, या एक राजनेता का और उसके वोटरों का या नागरिकों का एक संवाद होना चाहिए, जिन विषयों को मैं समझता हूं वो महत्वपूर्ण है, क्या दिल्ली वालों का दिल उन मुद्दों के साथ धड़कता है कि नहीं? वोटर भी रिश्वत मांग रहा है कि पैसे दो तब दूंगा वोट, आप ये कह रहे हैं? मैं तो आज नहीं, मैं तो रिश्वत शब्द मैंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन पर है तो रिश्वत ही ना। मैंने तो बहुत पहले से कहा। मैंने संदीप भाई एक बार एक डिबेट में कहा भी था कि अगर मैं समझ लीजिए आपसे कहूं कि मैं अपनी जेब से आपको 5000 रुपया दूंगा और आप मुझे वोट दो, तो मुझे चोर माना जाएगा कि आपने गलत काम किया। अगर मैं वही कहूं कि सरकार से मैं 5000 रुपए दिलवाऊंगा, खैर उसमें एक सब्सटैंटिव डिफरेंस है, लेकिन मेरा यह कि सिर्फ अगर इन्हीं चीजों पे चुनाव लड़ा जाएगा तो दिक्कत होती है। और फिर क्या मतलब होता है, जैसे परवेश वर्मा महिलाओं को लिफाफे में 1100 रुपए देते हुए कैमरे में कैद हुए कि नहीं मेरा एनजीओ दे रहा था, आचार संहिता नहीं लगी, वो कोरी रिश्वत थी। और अब जो पार्टियां दे रही हैं वो भी रिश्वत है, पर ये इस पर कानूनी जामा पहना दिया जाएगा, वो दरअसल ये बात अवैध हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा। ये बात तो मैं मानता, हाँ कानूनी जामा है, इसलिए एक चीज प्योरली इलीगल है, एक चीज लालच है, अंतर है। एक चीज में आप प्रोसिक्यूट नहीं होगे, लेकिन मेरा ये, चलो ये सब आप करो। आपने तेलंगाना, संदीप भाई एक सेकंड, आप ये सब बातें करो। महत्वपूर्ण बात ये कि क्या इसके बीच में, क्या आपके पास इतना पैसा रहेगा कि आप भविष्य की दिल्ली बना सको? क्या आपके पास इतना फिस्कल रिसोर्सेज बच जाएंगे कि और मूलभूत चीजें जो अब दिल्ली में टूटने लगी हैं पिछले 2-3 साल में, उनको ठीक करने के आपके पास मसौदा रहेगा? सवाल वो भी बनता है। नहीं, दिल्ली पर तो अभी तक फिस्कल डेफिसिट आया नहीं, वो आ जाएगा इस साल। वो भार 1993 के बाद पहली बार। पर केंद्र सरकार पर तो 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, और केंद्र सरकार भी जो दे रही है। और इसमें नहीं, जब आम आदमी को दिया जाता है तो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले भी और कुछ नेता भी पेट में दर्द होने लगता है जी, रेवड़ी। और 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए जाएं, किसी पर 47,000 करोड़ का एक उद्योगपति पर कर्ज है और 46,500 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए जाएं, कोई उफ भी नहीं करता। एक मिनट, फिर मुझे दोनों चीजों पे आने दीजिए। पहली चीज, आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार पे कर्ज नहीं है, तो वो गलत है।
दिल्ली सरकार में इसी सरकार के अंदर 10 साल में जल बोर्ड का घाटा 8,000 करोड़ से बढ़ के 76,000 करोड़ हो जाता है। डीटीसी का घाटा 4-4,500 करोड़ से बढ़ के 45,000 करोड़ पे हो जाता है। आज सरकारों ने क्या किया, और इसमें भारत सरकार भी दोषी है, राज्य सरकार भी, कि उनकी संस्थाओं के, उनके संगठनों के घाटों को ऑफ द बुक्स कर दिया है। तो ये मत कहिए दिल्ली सरकार आज घाटे में नहीं है। भाई खाते में कलाकारी की गई, भाई घाटे में कलाकारी, और इसलिए घाटा हो रहा है। जहां तक आपकी दूसरी बात है कि आप इंडस्ट्रीज का माफ कर सकते हैं, किसने कहा वो सही है? किसी ने नहीं कहा कि वो 14 लाख करोड़ रुपए कुछ भी नहीं लगते, मामूली सी रकम लगती है। वो किसने कहा सही है? और ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले लिख देंगे जी सारा एमएसपी पर अगर फसल खरीदी गई तो 17 लाख करोड़, वो सवाल देश डूब जाएगा। तो सनी भाई 14 लाख करोड़ में देश पर आप मुझसे वो सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो सवाल उनसे पूछो जिन्होंने 14 लाख करोड़ माफ किए। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आपके जमाने में भी फोन बैंकिंग हुआ करती थी और सर ये माफी होती थी। माफी होती थी। देखिए सर, एक होता है जेन्युइन बिजनेस मिस्टेक की माफी, वो अलग होती है। 14 लाख करोड़ आम आदमी पर चलेगा कोड़ा, हंटर, और वहां पर दरिया दिली दिखाई जाएगी उद्योगपति के। नहीं सर, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईआरडीपी पे लाखों के लोन दिए जाते थे, अगर आपको याद होगा, जिसको एसजी वाई बने थे। आईआरडीपी के बहुत सी योजनाएं थी जो फेल हुई हैं। क्या उनसे हम खींच लेते पैसा? एक होता है जेन्युइन बिजनेस में अगर घाटा हो। भाई ये नहीं कह रहा हूं कि 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ के जेन्युइन बिजनेस घाटे हुए, इसमें भी 80-90% है गलत, उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप हर चीज को ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। नहीं, अरविंद केजरीवाल यही तो कर रहे हो, कह रहे 25,000 रुपए की मैं सुविधाएं दे रहा हूं, किसी भी आम आदमी को नहीं लेना चाहते हो तो भाई 80,000 कहां से? 25,000 भी नहीं है। आप गिनो ना उनको सुविधाओं को। भाई आप अगर कह रहे हो कि 200 यूनिट फ्री दे रहे हो, तो 200 यूनिट का बिल तो मेरे ख्याल से कितना आता है? 450-500 रुपए महीना आता है। तो कहां से हो गई 20,000 रुपया? आपने कहा कि बच्चों को हम प्राइवेट एजुकेशन में नहीं डालना चाह रहे, तो एजुकेशन तो दिल्ली सरकार की कभी भी चार्ज नहीं थी, हमेशा फ्री थी। कॉमन सेंस तो सीधा ये कहती है कि अगर कांग्रेस मजबूत दिखी तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा। कौन सी कॉमन सेंस? किस तरह की? ये कहां से आंकड़े आए आपके पास? पहली चीज, 2013 में आपने कभी पूछा था आम आदमी से कि किसके वोट काट रहे हो? कोई आम आदमी से पूछता कि हरियाणा में किसके वोट काट रहे हो? वो तो आपके वोट काटे, हरियाणा में भजन गाने गए थे, तो अपना वोट बैंक वापस लेंगे। उत्तराखंड में भजन गाने गए थे क्या? गुजरात में क्या करने गए थे? गोवा में क्या करने गए थे? गोवा में बीजेपी को हराने गए थे क्या? संदीप जी, जितने चुनाव हुए हैं दिल्ली के बाहर जहां आम आदमी पार्टी लड़ने गई है, एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां इन्होंने बीजेपी का वोट काटा हो, और एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां कांग्रेस बाहर लड़ी हो और कांग्रेस के वोट के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती हो, क्योंकि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कराते पाए जाते हैं। परवेश वर्मा का मैंने अभी जिक्र किया था, सीधे सीधे वो रिश्वत दे रहे थे, वो आपने बात मानी। मैंने सारे कंप्लेंट भेजे, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? मैंने सारे कंप्लेंट भेजे। अरे थाने में जाते एफआईआर दर्ज कराते। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसमें मैं क्या करूं? मैं थाना हूं क्या? आप एलजी साहब से पूछिए, मेरी चिट्ठी पे उनके क्यों नहीं दर्ज हुए? आप उनसे सवाल पूछिए ना जिन्हें दर्ज करने। मैं तो केजरीवाल के खिलाफ भी भेजूंगा, मैं तो और पार्टी के खिलाफ भी भेजूंगा, लेकिन जिसको कार्रवाई करनी है वो मैं थोड़ी हूं। मैं थानेदार हूं क्या? इस देश में थानेदार एफआईआर भरता है। तो चुनौती भी दे रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर आइए, मेरे साथ खुल्लम खुल्ला बहस करिए। अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल आइए, बीजेपी से बहस करने को तैयार क्यों नहीं है? क्या मतलब है? बीजेपी कहां से इसका अर्थ है दिल्ली में? भाई 25 साल से बीजेपी राज में नहीं रही, बीजेपी से मैं क्या पूछूंगा? आज से 1.5 साल पहले बीजेपी की सरकार बची थी एमसीडी में, दिल्ली वालों ने उठा के बाहर फेंक दिया। बीजेपी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जो मैं क्वेश्चन करूं? भाई यही तो पूछ रहा हूं। बीजेपी से क्या सवाल मैं पूछूं? बीजेपी तो कह रही है डबल इंजन सरकार आएगी तो दिल्ली में बाहर आएगी। अरे साहब, उनके कहने से कोई मान रहा है कि सरकार आएगी तो बाहर आएगी? अगर सरकार आएगी और बाहर आएगी तो पहले ही जीत लेते ना। जो सरकार रेलेवेंट होती है हम तो उसका अटैक करते हैं ना। आप अगर हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी पूछेंगे तो लोग कहेंगे इनकम्बेंट गवर्नमेंट तो आम आदमी की है ना, क्यों नहीं हम आम आदमी पार्टी से सवाल? अरविंद केजरीवाल आपसे उल्टा पूछे कि तुम कौन मैं खामखाम वाला काम कर रहे हैं। 4.3% वोट बैंक, 0 बटा लड्डू 2 बार चुनावों में पूछे और जी मेरे साथ ताल ठोकने की बात कर रहे हैं। वो किससे पूछे किससे नहीं पूछे वो जाने, मेरे पास तो अधिकार है ना। मेरा अधिकार कौन छीन सकता है किसी को सवाल पूछने का? वोटर भी हूं, यहां से कैंडिडेट भी हूं, चाहे 1% वोट मेरे पास हो। बहुत लोगों ने कहा इवन इफ आई एम द माइनॉरिटी ऑफ 1, एक भी हूं तो सवाल मैं पूछूंगा। मेरा यह कि हिम्मत हो तो कहो कि सवाल गलत है। पूछने वाले पे तो हर आदमी सवाल पूछ लेता है। मैंने पिछले 1.5 महीने से जितने सवाल पूछे हैं संदीप जी, हिम्मत हो और बताइए, पता करके एक का भी जवाब दिया हो, एक का भी। अगर जवाब आप नहीं दे सकते तो जवाब की दुनिया में तो आपकी जमानत जब्त हो गई है, चुनाव में आप कुछ भी कर लो।
कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि 15 साल दिल्ली का कायाकल्प जो हुआ, शीला दीक्षित आपकी माताजी भी थी, वो जो कायाकल्प किया उसे दिल्ली वासियों ने इतना जल्दी कैसे भुला दिया? या कांग्रेस ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जा जाकर पैर देकर मारा है दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा होता है, एक बात होती है, एक 15 साल काम हुआ, 11, 12, 13 में एक माहौल बना, बड़ा अजीब टाइप का माहौल बना था। आज आपने मुझसे, अरे तो एक बार तो आपको, भाई, हाँ, मैं आपको हाँ। एक उदाहरण देता हूं। अभी आपने कुछ 5-7 मिनट पहले कहा कि आपकी उतनी संपत्ति नहीं है जितनी औरों की है। इन लोगों से पूछिए 2012-13 में पता नहीं लोग क्या समझते थे कि मेरा क्या क्या है दिल्ली में। कोई बस निकले वो मेरी, कोई मीटर निकले वो मेरा, कोई गाड़ी निकले वो मेरी। मैं आपको छोटी कहानी बताता हूं। किसी ने मुझे एक चिट्ठी भेजी कि साहब जोरबाग में एक बंगला बिक रहा है, सुना आपका है, तो क्या मैं खरीद लूं? तो मैंने बड़े हंस के उनसे कहा कि साहब मेरा एक रायसीना हिल पे भी बंगला है, खरीदोगे? उसने पहले कह दिया हाँ, फिर बाद में कहा सॉरी। तो वैसे वो क्या कहानी, वो एक माहौल था 11, 12, 13 का। 10 साल मैं तो इंतजार कर रहा हूं। मैंने एक मेल नहीं, पर वो चलिए, वो तो माहौल तो वो था। माहौल 15 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ? एक सेकंड, नहीं, एक मिनट पहले आप उस 35, 40, 45 फीसदी के वोट बैंक से 4% पर आकर आपका सवाल था पहले 2012-13 में क्या हुआ, उस पर आइए। उस सवाल पर आप भी केजरीवाल की तरह एक से दूसरी चीज में कूदते रहते हैं। सवाल देने दीजिए पहले। 12-13 में मैंने इसलिए बताया, इसलिए हुआ, ठीक है। उसके बाद सरकार आई और मैं आपको बताता हूं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था। 2012 में एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग, सारे सांसद आए हुए थे, मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री जी शीला जी थी। तो शीला जी ने बात करते करते एक वाक्य कहा जो मेरे दिमाग पे आया। उनका भी देखो, मैंने 2024 तक की दिल्ली बना दी है। 2024 तक के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप अब जो काम करना, 24 के बाद की दिल्ली का काम करना। तो इनको मिल गई वो दिल्ली, कुछ काम नहीं करना पड़ा, ना ट्रांसपोर्ट में काम करना पड़ा, ना मेट्रो में काम करना पड़ा, ना बसों में काम करना पड़ा। लेकिन जहां काम नहीं किया उस सब का आज खामियाजा दिल्ली भुगत रही है। आज आप सांस नहीं ले सकते, आज आप गाड़ियों में नहीं चल सकते, आज आपको अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, आज आपको यूनिवर्सिटियां नहीं मिल रही हैं, बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है। चलो, हवा और यमुना जी की तो बात है, उसकी तो रोज बात हर आदमी कर रहा है। ये जो स्थिति पर हम आए हैं आज, जो 1 लाख 1.25 लाख का घाटा डीटीसी और जल बोर्ड के बीच में है, ये उसी के कारण हुआ कि 13 में जो बागडोर छूटी ना, और आपने मूल काम करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंटिन्यूअसली काम करने की जगह सिर्फ वोट की राजनीति की तरफ जो ध्यान दिया, आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली का ये बुरा हाल है। आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस अभी असमंजस में है? कभी प्यार, कभी तकरार की स्थिति रहती है आपकी? कभी आप बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल पर, फिर बीच में 5-7 दिन खामोश हो जाते हैं, थोड़ी तबीयत भी खराब हो जाती है राहुल गांधी की भी ऐसे वक्त पर, फिर आक्रामक होने लगते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिया ही हुई है क्या कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें बिल्कुल कोई, देखिए, लोकसभा को आप अलग मानिए, दिल्ली को आप अलग मानिए। और मैं तो ये सवाल औरों पे भी बनता है भाई। यही एक जमाने में, आज से 5-6 महीने पहले कहते थे कि राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाए तो मुझे खुशी होगी। सडनली उनको नेशनल हेराल्ड याद आ गया। ये कभी कभी होता है, राजनीति में चलता रहता है। एक बार नीतीश जी सबसे खराब मुख्यमंत्री थे, फिर सबसे अच्छे मुख्यमंत्री बनते, ये होता रहता है। और ये स्थिति पर स्थिति बनती है, कभी कोई गठबंधन किसी को सूट करता है, कभी किसी को सूट करता है। मुख्य चीज ये है कि क्या उन गठबंधनों में, क्योंकि पार्टी का भी एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल स्पेस होती है। हर आदमी एक राष्ट्र हित की, देश हित की, बड़े गठबंधन की बात करता है, लेकिन वो अपना हित भी देखता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती अगर वो अपना हित भी ना देखे। नई दिल्ली में एक और सवाल, आखिरी सवाल मैंने बोल दिया था। नई दिल्ली में पहले नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन? देखिए, मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग है, दूसरे तीसरे पे कौन रहेगा। इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है नंबर 1 पे कौन रहेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल नंबर 1 ही है? चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं है। चांस ही है। अच्छा जी, तो नंबर 2 पर अरविंद केजरीवाल या परवेश वर्मा? अब ये तो उन दोनों से पूछ लीजिए। तभी वही तो आपस ही में लड़े जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कांग्रेस कहीं नहीं है, बहुत ऊपर दिख रही है। एनीवे, आई विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।